ब्रिलियंट एकेडमी यूनिक एजुकेशन में यह यूट्यूब चैनल स्पेशली प्रिपेयर किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। मेरा नाम है विजय कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्राइमरी एलिमेंट्री टॉपिक, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस पूरे लेक्चर के दौरान हमारे जो की पॉइंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि अंग्रेजी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद में हम लुक आउट करेंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे हम अंग्रेजी में महारत हासिल कर सकते हैं। हमारे 4 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग होते हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का रहेगा, आज के लेक्चर का रहेगा, वो ये रहेगा कि अंग्रेजी में हम बोलने के लिहाज से इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम पीछे क्यों रहते हैं। ये बात हमें पढ़नी है। आते हैं कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या है। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई का मतलब ये हुआ कि उसकी एकदम बेसिक इकाई क्या है जिसके बिना इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो सबसे छोटी इकाई को हम मानेंगे, जो मानी जाती है वो है इसकी अल्फाबेट। हमें बहुत पहले से पता है, हम बिगिनिंग से जानते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स हैं। इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है। 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं और उन्हीं 26 लेटर्स को, 26 लेटर्स को अल्फाबेट कहा जाता है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि ये अल्फाबेट वर्ड आया कहाँ से। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फाबेट वर्ड है वो यूनानी भाषा से आया हुआ वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, अल्फा और दूसरा वर्ड है बेटा। ये दोनों वर्ड यूनानी भाषा से लिए हुए हैं, ग्रीक से लिए हुए हैं। ये उस भाषा के स्टार्टिंग वर्ड है। ये पहला शब्द माना जाता है, ये दूसरा शब्द माना जाता है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की, अंग्रेजी के बेसिक्स की, अंग्रेजी की स्टार्टिंग जहाँ से होती है, क्योंकि वेरी बिगिनिंग की बात करें, इसलिए हम अपने जो 26 लेटर्स हैं उनको अपन बोलते हैं अल्फाबेट्स। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो सेकंड चीज आती है अपने सामने वो है वर्ड्स। और वर्ड्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक लेटर, दो या दो से अधिक लेटर जब मिलते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है। जरूरी चीज क्या है? केवल दो लेटर्स का मिलना जरूरी नहीं है, उन दो लेटर्स के मिलने से उनका मीनिंग भी निकलना चाहिए, अर्थ भी निकलना चाहिए। उस चीज को अपन बोलेंगे वर्ड। जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर ले लो, जैसे RWA, ये 3 लेटर हैं। इन 3 लेटर को मैंने RWA लिखा। इन तीनों को मिला देने से क्या ये वर्ड बन गया? नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर्स मिल तो रहे हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसको अपन वर्ड नहीं बोलेंगे। इसके बजाय अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं RAW, रो, रो मीन्स कच्चा, तो ये यहाँ पे क्योंकि एक मीनिंग दे रहा है इस वजह से हम इसको वर्ड बोल देंगे। इसी को अगर अपन चेंज करके WAR बोल दें, यहाँ भी वही 3 लेटर हैं और ये भी मीनिंग दे रहे हैं, तो ये भी एक वर्ड बन गया। अब बेसिक्स के अंदर जो अगली चीज आती है अपने पास वो है सेंटेंस। बहुत जरूरी चीज है। अंग्रेजी सीखना है अपने को, चाहे पढ़ना सीखना है, चाहे बोलना सीखना है, उसके लिए अपने पास सेंटेंस बनाना आना तो जरूरी है ही। सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये अपना डिफरेंट इश्यू है, ये बात का टॉपिक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेंटेंस कहते किसको हैं। आपने वर्ड्स के बारे में पढ़ा। वर्ड क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक लेटर मिलेंगे, जब दो या दो से अधिक लेटर मिलेंगे और उनसे कुछ मीनिंग निकलेगा, उनसे कुछ सेंस निकलेगा, वो तो बना वर्ड, मतलब शब्द। और जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलेंगे, कहने का मतलब हुआ लेटर से बना वर्ड और वर्ड से बनेगा सेंटेंस। और दोनों के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि सेंस निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। दो या दो से अधिक जब वर्ड्स मिलेंगे और उनसे कोई सेंस निकलेगा तो वो कहलाएगा सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कुछ भी लिख लेते हैं,
चार अलग अलग वर्ड लिखे हैं मैंने। एक आई है, आई भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। अगर अल्फाबेट के हिसाब से सोचे तो ये केवल आई है। वर्ड के हिसाब से सोचें ये अपवाद है। अपन ने पढ़ा कि वर्ड किससे बनते हैं, लेटर से। डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक लेटर मिलेंगे तो वर्ड बनेगा। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो इस डेफिनेशन का एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई ऐसा वर्ड है जिसमें दो या दो से अधिक लेटर नहीं है, ये सिंगल लेटर का वर्ड है जिसका अर्थ होता है मैं। मैंने चार अलग अलग वर्ड लिखे हैं, आई, माई, लाइक, फ्रेंड। मैंने इन चार वर्ड्स को एक साथ ले लिया, क्या ये सेंटेंस बन गया? नहीं, ये सेंटेंस नहीं बना। क्यों नहीं बना? केवल वर्ड्स एक साथ हो जाए तो वो सेंटेंस बनाने के लिए काफी नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। वो सेंटेंस तब बनेगा जब वो कोई सेंस दे रहा हो। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा, किसी को बोलूंगा तो समझ ही नहीं आएगा। और ग्रामेटिकली भी देखा जाए तो ये गलत है, व्याकरण के रूप में भी देखे तो भी गलत है। मैं क्या करता हूं, इसका सीक्वेंस चेंज कर देता हूं। अब मैंने इसको लिखा है आई, लाइक, माई, फ्रेंड। वही चार के चार वर्ड हैं, वही चारों शब्द है। पिछली बार इनका कोई सेंस नहीं निकल रहा था, पिछली बार इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, पिछली बार इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन अब की बार इसका अर्थ निकल रहा है। आई लाइक माई फ्रेंड, मुझे अपना दोस्त पसंद है, मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूँ। ये जो चीज मैंने लिखी है वो सेंस भी दे रही है, मीनिंग भी दे रही है, समझ में भी आ रहा है। इसलिए अब इसको अपन कह सकते हैं सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है। अपन ने सेंटेंस में ले लिया। मैं वापस बात करता हूँ, अगर ये सेंटेंस नहीं है तो इसको कुछ कह सकते हैं क्या अपन? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। ये सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों है। एक जो चीज का फर्क है वो ये है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट सेंस नहीं है। वैसे भी सेंटेंस की परिभाषा है, आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं उसको, ये शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस, वहां यही चीज आ रही है, शब्द है लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंस है तो वो सेंटेंस बन गया। इस नजरिए से देखें तो ये सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्या इसको और कुछ कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। इसको और कुछ कहा जा सकता है, वो है इसको फ्रेज। इसको फ्रेज बोला जाता है कि वो वाक्य तो नहीं है बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश कहलाएगा। अब तक अपन ने पढ़ा अंग्रेजी के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं। अल्फाबेट वर्ड जो है अल्फा और बीटा से बना है। ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड हैं, ये दोनों इस लैंग्वेज के बिगिनिंग के वर्ड हैं। इसी वजह से हमने भी अपनी अंग्रेजी की बिगिनिंग के लिए इन्हीं वर्ड को काम में लिया और अपने लेटर्स जो कि बिगिनिंग ही होती है उसको अपन ने कह दिया अल्फाबेट। 26 लेटर्स। अल्फाबेट जो लेटर्स हैं उनके मिलने से वर्ड बनता है। जरूरी चीज है कि उसमें सेंस आना चाहिए। कोई भी दो या दो से अधिक जब लेटर मिलेंगे और उसका अर्थ निकलेगा तो वो वर्ड बना देगा। और सेम यही बात यहाँ लागू होती है, दो या दो से अधिक वर्ड मिलेंगे तो उनसे बन जाएगा सेंटेंस। लेकिन जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि उनके अंदर किसी कोई अर्थ निकलना चाहिए, कोई सेंस निकलना चाहिए। तो यहाँ तक का टॉपिक तो हो गया क्लियर। अब हमारे बाद में जो आगे टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो अपन ने स्कूल टाइम में जो अपने स्कूलों में पढ़ाया जाता है प्राय वो ये पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं। पहले प्रकार का जो सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है वो बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस अपने स्कूल में पढ़ा है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो चौथे प्रकार का सेंटेंस अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आगे एक्सप्लेन करें तो उनमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट वाले वाक्यों को अलग कर देते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट वाक्यों को अलग कर देते हैं। लेकिन वो केवल स्कूल के हिसाब से हैं, वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चों को सेंटेंस फ्रेम करना आ जाए, वाक्य बनाना आ जाए। असल में जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के जो सेंटेंस है उनमें सबसे पहले प्रकार का जो सेंटेंस माना जाता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस।
याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस, इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेंटेंस के टाइप को हमारा अगला जो वीडियो रहेगा, अगला जो लेक्चर रहेगा वो टोटली इसी पे बेस्ड रहेगा, इसी पे बेस्ड रहेगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या भाव देते हैं अलग अलग प्रकार के सेंटेंस। नाम बता देता हूँ। पहले प्रकार का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि असर्टिव सेंटेंस में सिंपल और नेगेटिव, आई मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं। उसके बाद में जो अगले प्रकार का सेंटेंस आता है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी इंक्लूड किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में आदेश, कमांड, ऑर्डर, इस प्रकार की चीजें पाई जाती है। एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह भी इसी में आती है। चौथे प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छार्थक वाक्य बोलते हैं इनको। अक्सर ये वाक्य में से स्टार्ट होते हैं। इनके बारे में अपन बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर। और लास्ट प्रकार का जो सेंटेंस आता है अपने पास वो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादिबोधक वाक्य है। इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में जब पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इतना ही बता देता हूँ। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसा शब्दों का समूह है जिसके अंदर अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। 5 प्रकार के होते हैं। नाम मैंने बता दिया है, बाकी अपन डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे। अब जो आगे जो हमारे पास चीज आ रही है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। हेड सेंटेंस जो अपन पहलू पढ़ते हैं, यहाँ 4 है। लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। इसमें मैंने स्पीकिंग को सबसे लास्ट में लिखा है। ये जो स्पीकिंग जो पार्ट है, ये जो स्पीकिंग एस्पेक्ट है अपनी लैंग्वेज का, अपने इंग्लिश का, उसको मैंने सबसे एंड में रखा है। ये अपने लिए सबसे एंड में होता है। जिनकी मातृभाषा है, जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, उनके लिए ये चीज सबसे पहले आती है। हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और लास्ट में जाके हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। पहला हमारा काम ऑब्जर्व करके सुनना, अपने सामने जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है अंग्रेजी, उसकी बात को सुनना। दूसरा जो पॉइंट है वो अपने सामने है लिखना। तीसरा है पढ़ना और लास्ट में आता है बोलना, जो कि अपने लिए सबसे डिफिकल्ट माना जाता है बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। अपनी मातृभाषा नहीं है, अपनी मातृभाषा हिंदी है। मैं एक लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीकिंग हमारे लिए हार्ड क्यों है, बोलना हमारे लिए हार्ड क्यों है और कैसे अपने अपन स्पीकिंग जो है उसमें फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं, दक्षता हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार, वो भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा तब जरूर बताऊंगा। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी लैक इन द एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये आ गया, थोड़ा सा यही पे बता देता हूँ मैं कि हम अंग्रेजी बोलने के अंदर ये जो बोलने वाला पहलू है इसमें हम पीछे क्यों रहते हैं। लैक, ये कमी है। इसके लिए मैं चाहता था यहाँ पे लैक वर्ड भी यूज कर सकता था। लैक का मतलब होता अटकना। हम क्यों अटक जाते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में? तो देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, हमने जब पैदा हुए, हमने जब सबसे पहला काम किया जो लिसनिंग का काम है वो हमने हिंदी में किया। आज हमें हिंदी बोलने के लिए, मारवाड़ी बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है। अंग्रेजी का अगर हमारे आसपास माहौल होता, अगर हम शुरू से ही अंग्रेजी ही सुनते तो आज हम भी अंग्रेजी आसानी से बोल पाते बिना सोचे समझे। हम जो भी सोचते वो भी अंग्रेजी में, यहाँ तक कि रात को अपने को सपने दिखाई देते वो भी अपने को अंग्रेजी में ही दिखाई देते, लेकिन नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि अपने जो सारी चीजें सुनी है या अपने सामने लोगों ने बोली है वो हिंदी में बोली है, या मारवाड़ी भाषा जो अपने कह सकते हैं लोकल जो भाषा है वो मारवाड़ी है, उस भाषा में हमने सब कुछ सुना है। इस वजह से हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए। तो अगर अपने को ये जो पहलू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें अपने को फ्लुएंसी हासिल करनी है, अगर इसमें अपने को एक्सपर्ट होना है, तो उसके लिए जरूरी है अपने आसपास हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जो
प्योरली इंग्लिश ओरिएंटेड हो। इंग्लिश ओरिएंटेड होने का मतलब है हम सुने भी अंग्रेजी में और सामने वाला बोले भी अंग्रेजी में। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम बिल्कुल अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी जो चीज़ों की ज़रूरत है, अंग्रेजी माहौल चाहिए अपने को, अपनी थोड़ी सी वोकेब अच्छी होनी चाहिए, थोड़े वर्ड अपने को बोलना आना चाहिए, और उसके बाद में लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो प्रैक्टिस। और ये लेक्चर करीब करीब एंड हो गया है। इस लेक्चर में के एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं वो समझा देता हूँ। एक सेंटेंस में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। पूरी जिंदगी काम आने वाला सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में परफेक्ट होना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? प्रैक्टिस जरूरी है। सेम यही चीज अपने को स्पीकिंग जो पार्ट है उस पर भी लागू करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपन परफेक्ट हो जाएंगे। लास्ट चीज, प्रैक्टिस जो मीनिंग होती है यहाँ, इसका अर्थ है अभ्यास। अगर प्रैक्टिस ये यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रही है, अगर ये वर्ब का काम करते तो ये प्रैक्टिस होती, इसमें एस आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश था वो एंड होता है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फुली बेस्ड रहेगा। पूरे वीडियो के अंदर, अगले जो लेक्चर के अंदर हम यही सीखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनकी क्या फॉर्मेशन होती है। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।